हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आइटम्स एंड द एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू द एनपीओ अकाउंट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आइटम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट आइटम है दैट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द नॉन प्रॉफिट एंटिटी। इट विल बी अपेयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्योंकि ये इनकम है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा होगा, क्योंकि डेबिट साइड कंसिस्ट ऑल द रिसिप्ट which you are going to receive in cash. Out of this, the total amount of subscription belonging to current year will be posted to the credit side of income and expenditure account. टोटल सब्सक्रिप्शन में से जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा सिर्फ उसके लिए आप एडजस्टमेंट करके उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट कर देंगे. दिस इज ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट लाइफ मेंबरशिप फी. In order to become the member of an organization for the whole of the life, some members pay the fees in lump sum, that is once in their lifetime. तो पूरा होल लाइफ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए पूरी फीस को इकट्ठे पे करना होता है. इस वजह से दिस इज अ रिसिप्ट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर और हम इसको कैपिटल रिसिप्ट के जैसे ट्रीट करते हैं. हेंस इट इज नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट विल बी एडेड टू द कैपिटल फंड और इट कैन बी शोन सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट. Moving on towards the next item, that is endowment fund. It is the fund arising from a bequest or gift, the income which is devoted for a specific purpose. जैसे कि लीगेसी में होता है कि आपको कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी या कोई अमाउंट ऑफ मनी जो है वो डोनेट कर देता है एज एन गिफ्ट और रिक्वेस्ट, तो वो सारी चीज़ें हमारी एंडोमेंट फंड में आती है. क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए और सिर्फ एक ही बार मिलता है, दस इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट एंड शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड एज ए सेपरेट आइटम. इसे हम कैपिटल फंड में ऐड नहीं करते, सेपरेटली लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, लीगेसी. इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉन प्रॉफिट एंटिटी एज पर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन. जो भी डिसीज्ड पर्सन है वो अपनी विल से जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं. दिस इज द अमाउंट ऑफ लीगेसी. इट ऑल्सो अपीयर्स इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि ये एक रिसिप्ट है बट जो ये रिसिप्ट जो है वो रिकरिंग नेचर की नहीं है. कभी कभी आप रिसीव करने जा रहे हो और किसी स्पेसिफिक पर्पज से भी कई बार डोनेट कर देते हैं, तो इसको कैपिटल रिसिप्ट के जैसे ट्रीट किया जाता है और लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है. Talking about the entrance fee. It is the fees paid by each member while joining that firm. This amount is different from annual subscription. जब भी कोई मेंबर ज्वाइन करता है किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उस टाइम पे ये फीस जो है पे की जाती है. ये फीस आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन अमाउंट से डिफरेंट होती है, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन होता है डेट इज टू बी पेड एनुअली, बट एंट्रेंस फी को आप एक ही बार पे करेंगे जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को एंटर करेंगे. तो एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है या उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करना है, ये बात डिबेटेबल है, क्योंकि देयर आर सम पीपल हु फेवर्स टू कैपिटलाइज द एंट्रेंस फी on the ground that it is to be collected only once by each member and not of recurring nature. क्योंकि ये एक ही बार कलेक्ट की जाएगी हर मेंबर से और रिकरिंग नेचर का नहीं होगा, बिकॉज एक मेंबर एक ही बार इसको पे करेगा. तो इस रीजन से इसको कैपिटलाइज करें और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिपोर्ट करें. On the other hand, there is other group who argue that this fees is paid by each member. Thus, it will be received on regularly basis. इस वजह से they should be treated as a revenue nature and should be taken to income and expenditure account. तो उनका कहना है कि जो members है वो join करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और हमें बार बार ये जो रिसिप्ट है एंट्रेंस फी की रिसीव होती रहती है. इस वजह से ये जो है रिकरिंग नेचर का अराइज होता है, तो इसको रेवेन्यू नेचर ट्रीट करके हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे रिकॉर्ड करना चाहिए. सो क्वेश्चन जो आपकी बुक है वो ये स्टेट करती है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एंट्रेंस फी इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट. और जो रीज़न है इसको रेवेन्यू नेचर के जैसे ट्रीट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करने का, वो ये है कि एंट्रेंस फी का जो अमाउंट होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है और रेगुलरली आप मेंबर्स जो है वो ज्वाइन करते रहते हैं. तो इस वजह से अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है रिगार्डिंग कैपिटलाइजिंग द एंट्रेंस फी, तो आप इसे रेवेन्यू नेचर का मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे. Talking about the donation, this is also another source of income for the non-for-profit entity. Donation दो तरीके के हो सकते हैं आपके, specific donation and general donation. Talking about the specific donation. When donation is received for a specific purpose, it is to be capitalized and taken to the liability side for balance sheet.
जब भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिलती है, फॉर एग्जांपल डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी, तो जब पर्पस डिफाइंड होगा डोनेशन का तो उसे कैपिटलाइज करना है और लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करना है। ऑन द अदर हैंड देयर आर जनरल डोनेशन व्हेन डोनेशन इज रिसीव्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। आपको रेगुलर नेचर पे जो छोटे अमाउंट ऑफ डोनेशन है रिसीव होते रहते हैं, तो वो आपकी रेवेन्यू इनकम होंगे एंड शुड बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सॉरी, इट इज नॉट डेबिट, इट शुड बी क्रेडिट, बिकॉज जो डोनेशन है डेट इज योर रिसिप्ट। Moving on towards the next slide, सेल ऑफ ओल्ड एसेट। अगर कोई पुरानी एसेट जो है वो सेल होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जब हम एसेट्स को परचेज करते हैं तो डेट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली जब एसेट्स को आप सेल करेंगे तो डेट इज योर कैपिटल रिसिप्ट। तो जब आप एसेट को सेल करेंगे डेट शुड बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये कैपिटल रिसिप्ट है, हेंस इट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाउएवर द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ सच एसेट शुड बी टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा सेल का वो आप जो भी एसेट है उसकी बुक वैल्यू में से रिड्यूस कर लेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उस सेल पे सिर्फ उसको हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो आपके नॉमिनल नेचर के हैं और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आपका नॉमिनल नेचर अकाउंट है। तो जो भी लॉस होगा उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल जो बुक वैल्यू है फर्नीचर की डेट इज ₹5,000, आउट ऑफ विच जो फर्नीचर सेल हुआ है उसकी बुक वैल्यू थी 1,000 रुपये एंड डेट इज सोल्ड फॉर ₹400। तो इस पूरी ट्रांजेक्शन पे यू सी कि जो लॉस है वो 600 रुपीज़ का है। 1,000 रुपये की बुक वैल्यू का फर्नीचर और उसका सेलिंग प्राइस था 400 रुपये, तो 600 रुपये जो है हमारा लॉस है ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, विच शुड बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। And the value of furniture ₹4,000 will be written on the asset side in the current period balance sheet, क्योंकि टोटल 5,000 का बुक वैल्यू था जिसमें से 1,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर अब आपके पास नहीं है। एंड वी नो कि बैलेंस शीट में हम एसेट्स की बुक वैल्यू ही रिकॉर्ड करते हैं, तो ओरिजिनल बुक वैल्यू में से जितना बुक वैल्यू आपका सेल हो गया तो बची हुई बुक वैल्यू है आपकी 4,000, जो कि आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी। टॉकिंग अबाउट द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, जब आप ओल्ड न्यूज़पेपर या स्पोर्ट्स मटेरियल सेल करते हैं तो आपको रिसिप्ट होती है, इस वजह से ये आइटम आपको डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखेगा। इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज सेलिंग ऑफ दीज आइटम्स इज ऑफ रेगुलर नेचर एंड हैंस शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। जो न्यूज़पेपर है, स्पोर्ट्स मटेरियल है पुराना, ये आपके रेगुलर नेचर के रिसिप्ट है। हर महीने आप जो है स्क्रैप को सेल ऑफ करते हैं, तो इस वजह से इसको रेवेन्यू रिसिप्ट के जैसे ट्रीट करके हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, the amount which is paid to the person who are not employee of institution is called honorarium। ऐसे पर्सन जो हमारी उस एनजीओ का पार्ट नहीं है बट वी आर पेइंग टू दैम, तो ये जो पार्ट ऑफ सैलरी होता है डेट इज कॉल्ड ऑनरेरियम एंड इट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एन एक्सपेंस, तो इस वजह से इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये थे आपके इंपॉर्टेंट आइटम्स। अब बात कर लेते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स की। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको जो अमाउंट गिवन रहता है वो टोटल अमाउंट होता है कि आप इन कैश जो भी रिसीव करते हो, चाहे वो करंट पीरियड को बिलोंग करता हो, चाहे वो एडवांस पीरियड को बिलोंग करता हो, या चाहे वो प्रीवियस ईयर का पेमेंट है जो आपने अब रिसीव किया हो, तो सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलता है। अब हमें जो एडजस्टमेंट्स करनी है वो करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंड एडजस्टमेंट फॉर व्हाट? एडजस्टमेंट फॉर द करंट पीरियड, कि मुझे उस अमाउंट में से पता करना है कि जो मेरा करंट पीरियड का अमाउंट है वो कितना है। तो जो बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है जो आपको अक्सर अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगी वो है आपकी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन आपका जो है सोर्स ऑफ इनकम है, तो जिस तरीके से इनकम के लिए एडजस्टमेंट हो सकती है ऐसे ही एक्सपेंसेस के लिए भी हो सकती है। तो फर्स्ट हम सब्सक्रिप्शन या किसी भी इनकम रिलेटेड एडजस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो एडजस्टमेंट है वो 4 तरीके की देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। इसी तरीके से रिसीव्ड इन एडवांस भी आपको देखने के लिए मिल सकता है एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। नाउ सी कि हमें जो एडजस्टमेंट करनी है वो करंट पीरियड के लिए करनी है, मतलब इन आइटम्स को हमें एडलेस तो करना है बट इस तरीके से करना है कि हम बस करंट पीरियड का सब्सक्रिप्शन ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए, फॉर एग्जांपल हमारा जो करंट ईयर है डेट इज 2014-15 और आपको पता है कि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं अपना एडवांस ईयर डिफाइन करना चाहूँ तो इट विल बी 2015-16 फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016। और अगर मैं प्रीवियस ईयर देखूँ इन कनेक्शन टू
करंट ईयर, तो इट इज़ 2013-14, यानी कि 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014। नाउ सी, अब एक एक एडजस्टमेंट को देखते हैं। अगर वो करंट पीरियड का होगा तो वी विल ऐड, अदरवाइज हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे फ्रॉम द टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट विच हैज़ बीन रिसीव्ड इन द इनकम रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। एंड ऑफ करंट ईयर का मतलब है कि 31 मार्च 2015 को ही आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल का सब्सक्रिप्शन था जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब रिसीव होना चाहिए था बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो एडजस्टमेंट में आपको पता लगा कि इसी साल का कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है विच हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बट ड्यू तो हो चुका ना। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते। अगर वो हमें आउटस्टैंडिंग है, ड्यू हो चुका है, तो हमें उसे रिसीव करके दिखाना है। तो इस वजह से ये जो सब्सक्रिप्शन हुआ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। बिगनिंग ऑफ करंट ईयर का मतलब है इस डेट पे कि 1 अप्रैल 2014 को आउटस्टैंडिंग। तो आप सबको पता है जो 1 अप्रैल 2014 को आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस था जो यहाँ आकर के आपका ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो यानी कि लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब वो जो आउटस्टैंडिंग था, वो जो ड्यू था, वो इस पर्टिकुलर पीरियड को बिलोंग करता था, लेकिन अब वो कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ आ गया है जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो डेट इज प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, वो हमारे करंट पीरियड के सब्सक्रिप्शन को बिलोंग नहीं करता। इस वजह से हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कि सब्सक्रिप्शन जो आपको एडवांस में रिसीव हो गया। अब डेट देखिए, एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी कि इस डेट पे आपको एडवांस रिसीव हुआ। अगर इस डेट पे आपको एडवांस रिसीव हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो किस पीरियड को बिलोंग करता होगा, इससे आगे वाले पीरियड को, तभी तो आप यहाँ एडवांस में पेमेंट रिसीव कर रहे हो। ओके, तो मतलब वो बिलोंग करता है एडवांस ईयर को। अब एडवांस ईयर को बिलोंग करता है तभी तो आप यहाँ रिसीव करो, यहाँ का तो हो नहीं सकता ना, इस पीरियड का तो हो नहीं सकता कि आप उसको यहाँ रिसीव करो। तो इस वजह से जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 31 मार्च 2015 को, तो इसका मतलब वो एडवांस ईयर का है, करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता। मैं इसको क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, यानी कि इस डेट का एडवांस 1 अप्रैल 2014 का। ओके, तो 1 अप्रैल 2014 का एडवांस, यानी कि ये जो है ये क्लोजिंग बैलेंस है प्रीवियस ईयर का। तो इस डेट पे अगर मैं कुछ एडवांस रिसीव कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सब्सक्रिप्शन है डेट इज बिलोंगिंग टू करंट ईयर, जिसको मैंने कहाँ रिसीव कर लिया, पिछले साल ही लास्ट डेट पे रिसीव कर लिया। तो वो करंट ईयर का, इस वजह से मैं उसको इस साल के सब्सक्रिप्शन में क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो ये जो 4 एडजस्टमेंट है ये आपको मिलेंगी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, मतलब इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर, इसका मतलब है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है उसको हम लेस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो इसका मतलब लास्ट में आउटस्टैंडिंग है, रिसीव्ड इन एडवांस है लास्ट डेट का, तो इसका मतलब एडवांस ईयर को बिलोंग करता है, इसको हम माइनस करेंगे। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, तो इसका मतलब ये जो एडवांस है ये करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है, जिसको मैंने पिछले साल लास्ट डेट पे रिसीव कर लिया होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये 4 एडजस्टमेंट्स आपके रिलेटिंग टू इनकम। ये सब्सक्रिप्शन के लिए भी देखने को मिल सकते हैं या कोई और इनकम भी हो सकती है, उससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट्स आपसे पूछ सकते हैं इन एग्जाम। नाउ टॉकिंग अबाउट दी एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने इनकम पार्ट के लिए एडजस्टमेंट देखा, सिमिलरली एक्सपेंसेस पार्ट के लिए भी आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक्सपेंस ले रहे हैं रेंट पेड, जो रेंट पेड है ड्यूरिंग द ईयर डेट इज ₹20,000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर इसका मतलब करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है जिसको आपने पे नहीं किया, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4,000 ऐड कर दिया हमने। एंड लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईयर यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जो अब ओपनिंग डेट पे क्या है, आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसको हम लेस कर देंगे। तो जो नेट अमाउंट ट्रांसफर करेंगे आप ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो आपका होगा 22,000। Now talking about the last adjustment for NPO, adjustment for consumable goods. There are some items in the question which are given with opening and closing stock, and also payment is made for such item in the receipt and payment account. Such items are known as consumable goods. Consumable goods को आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको, आपको देखना है कि क्या कोई आइटम ऐसे हैं जिनको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के साथ दिया हुआ है। अगर उनको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो आप देखेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर भी कुछ ना कुछ परचेज किया होगा फॉर दैट पर्टिकुलर कंज्यूमेबल गुड्स। ये जो कंज्यूमेबल गुड्स है ये
हो सकते हैं आपके फूड स्टफ, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। नाउ सी कि इनकी जो रिकॉर्डिंग है या इनका अमाउंट किस तरीके से आप निकाल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। सबसे पहले जो पिछले साल का क्लोजिंग, जो इस साल ओपनिंग होगा, ओपनिंग स्टॉक को लिखा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द कंज्यूमेबल गुड्स, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को कंज्यूम करेंगे। उसके बाद जो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया होगा उसमें उसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल कंज्यूम नहीं हुआ, जिसको हम कंज्यूम करेंगे अगले साल। तो हम करंट पीरियड की इनकम निकाल रहे हैं, इसको इस साल कंज्यूम ही नहीं कर रहे, तो इस साल हम इसको ऐड करके नहीं दिखाएंगे। जितना सामान बच गया जो आप यूज़ नहीं करेंगे उसको लेस कर देंगे। तो जो बैलेंस आपका शो करेंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, वो आपका होगा 1,000 प्लस 10,000 डेट इज रुपीज़ 11,000, और माइनस कर देंगे 3,000 जो कि क्लोजिंग स्टॉक है, तो फाइनल अमाउंट होगा आपका 8,000। तो इस तरीके से आप कंज्यूमेबल गुड्स के लिए एडजस्टमेंट करेंगे इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस लेक्चर में इतना ही। वी विल कवर द न्यूमेरिकल पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।